तो मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी से खास चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है नीमच के वरिष्ठ एवं सिविल सर्जन ख्यातनाम डॉक्टर BL बोरीवाल। आइए इनसे बात करते हैं कि नीमच में ये पिछले कई सालों से जिला अस्पताल में सेवाएं देते रहे हैं और इनके कार्यकाल में को लेकर और अभी जो हालात नीमच के बने हैं उन पर लेकर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप सिविल सर्जन रहे हैं और जिला अस्पताल आए दिन बवाल में रहा है, आपने कई वर्षों से सेवाएं दी है, तो किस तरह के हालात सिविल अस्पताल में रहे हैं और किस तरह से आपने काम किया? मैं जिला चिकित्सालय नीमच में करीब 20-25 साल से सर्जन के रूप में काम किया मैंने, और 5 साल में हॉस्पिटल का इंचार्ज भी रहा, यानी सिविल सर्जन भी रहा। तो जब भी मेरा कार्यकाल था मैंने टुकड़ों में काम किया, एक साथ लगातार 5 साल नहीं काम किया, क्योंकि मुझे ऑपरेशन करने से और मरीज़ देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। इसलिए मैं सिविल सर्जन का काम संभालने में असमर्थ रहता था, तो लगातार मैंने काम नहीं किया। मेरा जब कार्यकाल, मैंने वैसे 20-25 साल में यहाँ पे हज़ारों ऑपरेशन किए हैं जनरल सर्जरी के, अपेंडिक्स, हर्निया, हाइड्रोसील, प्रोस्टेट, आंतों में गैंग्रीन होना, हाथ पाँव में गैंग्रीन होना, और बस्ट एब्डोमन होना, अल्सर बस्ट होना, इलियल परफोरेशन होना, पथरी निकालना। एक जनरल सर्जन जितने तरह के ऑपरेशन करता है उतने सभी तरह के ऑपरेशन हज़ारों में किए, खूब किए, और लोग बाग संतुष्ट होके गए और शांतिपूर्वक कार्यक्रम चलता रहा। आपने पूछा हुड़दंग की, तो जब भी मैं सिविल सर्जन रहा, इंचार्ज रहा अस्पताल में, हुड़दंग बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि जो लोग भी हुड़दंग करते थे वो सब नीमच के ही थे, और मैं खुद भी नीमच, अहीर मोहल्ला बगाना नीमच का रहने वाला हूँ। इसलिए लोग भाग जो हुड़दंग करने वाली भावना रखते थे उनको मैंने बुला के बिठा के समझा दिया कि भाई देखो, अब मैं हूँ आजकल इंचार्ज अस्पताल का, हुड़दंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई समस्या है तो डायरेक्ट मेरे से बात करो और मुझे बताओ कि ये परेशानी है, और मैं वो परेशानी दूर करूँगा। हुड़दंग करोगे तो बात ठीक नहीं है, क्योंकि आए दिन पहले भी, मेरे समय के पहले भी, बाद में भी हुड़दंग करने लोग बाग छुट भैये आते रहते थे, होते रहते थे। लेकिन जब भी मेरा कार्यकाल रहा, सिविल सर्जन के पद पे मैं रहा, तो किसी ने हुड़दंग करने की हिम्मत नहीं की। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जिला अस्पताल की, तो जिला अस्पताल जो है आए दिन वहाँ पे बवाल में रहा है, आए दिन वहाँ पे चर्चाओं में रहा है कि कभी जच्चा खच्चा नाम को लेकर जो रुपए लेकर बच्चों को डिलीवरी कराना, या आगे भी पैसों की मांग को लेकर कई बार जो हमने देखा है कि कई बार लोग आमने सामने हुए और कई बार जो जिला अस्पताल बवाल में रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पैसे को, लेन देन को बवाल में रहा है तो ऐसा तो सही बात तो नहीं है। मरीज़ की क्या मानसिकता होती है, मरीज़ खुद आगे बढ़ के, मरीज़ के अटेंडर आगे बढ़ के पहले पैसे ऑफ़र करते हैं या ज़बरदस्ती दे देते हैं, और कहते हैं कि हमारा काम अच्छा करना। डॉक्टर या स्टाफ कभी पैसे नहीं मांगता, कभी नहीं कहता है कि हमें पैसे दो तब तुम्हारा काम करेंगे। अटेंडर मरीज़ के वो खुद ज़बरदस्ती पैसे दे देते हैं, रख देते हैं, और कहते साहब हमारा काम बहुत बढ़िया करना। काम जनरली अच्छा ही होता है, सब काम अच्छे ही होते हैं। कभी कभी केस ही बिगड़ा हुआ हो, या जो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन होते हैं हर बीमारी के, हर दवाई गोली के, हर ऑपरेशन के कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन तो होते ही हैं। वो कॉम्प्लिकेशन कभी भी किसी भी मरीज़ को हो सकते हैं, ये ना डॉक्टर कह सकता ना भगवान कह सकता है। तो मरीज़ का अच्छा काम हो गया, सक्सेस हो गया, तो मरीज़ और उसके अटेंडर पैसे देने के बाद भी खुश अपने घर चले जाते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया जो कि नेचुरल है, कभी कोई डॉक्टर किसी केस को नहीं बिगाड़ता या किसी में कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करता या कोई लापरवाही नहीं करता है, मगर प्राकृतिक तौर पे कॉम्प्लिकेशन होते ही हैं। और किसी का कॉम्प्लिकेशन हो गया, कुछ बिगड़ गया, तो फिर अटेंडर
डॉक्टरों के माथे पड़ते हैं और उन पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसे मांगे और हमने पैसे नहीं दिए तो हमारा केस बिगाड़ दिया। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि डॉक्टर लोग पैसा लेके काम करते हैं। अच्छा, हम बात करें जैसे जिला अस्पताल में जिस तरह से पिछली बार कोरोना काल के चलते हमने देखा कोरोना केयर जब पहली लहर आई थी तो आप वहाँ ही सेवा दे रहे थे, तो किस तरह की जो पहली लहर को लेकर वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध थी, किस तरह से लोगों को आसानी से इलाज हो रहा था, क्या कहेंगे आप? पहली लहर के टाइम पे मैं वहीं था। पहली लहर आई उसके 1 महीने पहले मैंने सिविल सर्जन का पद डॉक्टर BL रावत को दे दिया था, क्योंकि मेरे पास 2 ही काम ज़्यादा थे, दिन भर मरीज़ देखना और ऑपरेशन करना। ये दोनों काम काफ़ी ज़्यादा थे। मैं करीब 1 महीने में 70-80 ऑपरेशन करता था। 3 दिन में OPD में बैठता था और 3 दिन में ऑपरेशन करता था। जब सिविल सर्जन बनते हैं तो कई बार कलेक्टर की मीटिंग में जाना पड़ता है, कई बार भोपाल मीटिंग में जाना पड़ता है, कभी उज्जैन मीटिंग में जाना पड़ता है, कभी VC में जाना पड़ता। तो मैं फिर मरीजों के साथ न्याय नहीं कर पाता था। इसलिए मैंने सिविल सर्जन बने रहने में इंटरेस्ट नहीं रखा, मेरी उसमें रुचि नहीं रही, क्योंकि मेरी रुचि थी मरीजों की सेवा करना, मरीजों के दुख दूर करना और उनको खुश करना। तो सिविल सर्जन में जब पहला कोरोना काल शुरू हुआ, पहली लहर आई, उसके 1 महीने पहले मैंने अपना सिविल सर्जन के चार्ज डॉक्टर BL रावत को दे दिया था और उस वक्त मैंने अपने एक सर्जन के रूप में ही काम किया। तो उसमें मैंने देखा, मैंने भी खूब पेशेंट देखे, कोरोना के पेशेंट भी देखे, इलाज भी किए और मुझे खुद को भी कोरोना हो गया था। मैंने भी दवाइयाँ गोलियाँ खाई, ठीक हो गया था फिर मैं। तो उस समय परेशानी खास तो ये आई कि मरीज़ जब आना शुरू हुए तो खूब मरीज़ आना शुरू हुए और इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 250 से 300 पलंग की थी और 500, 600 मरीज़ रोज़ आते थे। उनमें करीब 50% पेशेंट कोरोना के होते थे और 50% जनरल होते थे। तो पलंग तो हमारे पास केवल 300 ही थे और 400, 500, 600 पेशेंट आ रहे हैं, तो अब हम उनको कहाँ रखें। उन दोनों बड़ी परेशानी आ रही थी, क्योंकि जनरल पेशेंट को दवाई गोली दे के इंजेक्शन लगा के विदा कर देते थे और कोरोना वालों को तो एडमिट करना ज़रूरी होता था, इसलिए उनको एडमिट करते थे, इलाज करते थे। हालांकि पलंग बेड्स कम होने की वजह से थोड़ी तकलीफ़ आई। ऑक्सीजन की भी बहुत क्राइसिस रही, क्योंकि जनरली मरीज़ में 98% ऑक्सीजन होना चाहिए। जब ऑक्सीजन 92 से कम होने लग जाए तो मरीज़ की जान को ख़तरा होने लगता है। इसलिए 92 पे जिसको भी ऑक्सीजन लेवल हो जाता था उसको ऑक्सीजन लगाना कंपलसरी हो गया था। तो उस समय हमारा अस्पताल, हमारा प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था। उस समय ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी पड़ी पहली लहर में और ऑक्सीजन के अलावा पलंग की भी काफ़ी कमी पड़ी और पेशेंट भी खूब थे और जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टर तो शुरू से ही कम है ही हैं, आप सभी जानते हैं। तो ऑक्सीजन और पलंग की कमी हुई और उस समय काफ़ी क्राइसिस हुआ, परेशानी आई। लेकिन दूसरी लहर में, और वैसे पहली लहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी नहीं थे, उस समय तक इंजेक्शन रेमडेसिविर नीमच में नहीं आया था। डॉक्टर लोग भी रेमडेसिविर के बारे में नहीं जानते थे, जनता भी नहीं जानती थी, इसलिए उस समय केवल गोलियों से ही मरीज़ ठीक होते थे और ठीक हो जाते थे। जो नहीं होते थे उनको बाहर इंदौर, उदयपुर रिफ़र कर देते थे और वहाँ वो रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने से ठीक हो जाते। फिर जब दूसरी लहर आई तो वो लहर बहुत ख़तरनाक थी। उसका वायरस बहुत ही ख़तरनाक टाइप का था। 3 दिन में, 4 दिन में अगर पहले दिन से ही मरीज़ का इलाज नहीं शुरू हो तो एकदम बढ़ता था और सबसे ज़्यादा अटैक वो फेफड़ों को करता था। फेफड़े ख़राब होने लगते, उससे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती, समय पे इलाज नहीं होने पे उनकी मृत्यु हो जाती थी। नीमच क्षेत्र में ही हज़ारों परिवार तबाह हो गए। एक परिवार में कितने ही मेंबर, 2-2, 4-4, कहीं महिलाएं, कहीं पुरुष तो कहीं बच्चे,
एक्सपायर हुए कोरोना की वजह से। हालांकि उस समय पूरी सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध शासन ने करवा दी थी, पलंग की भी व्यवस्था खूब हो गई थी, कई जगह हो गई थी, बहुत सारे हॉस्पिटल बहुत सारे होटल शासन ने अपने कब्जे में ले लिए थे कि कोरोना के मरीजों को वहाँ रखेंगे और उनका इलाज करेंगे, और ऐसा हुआ भी है। ऑक्सीजन की भी उस समय फिर कमी नहीं रही और पलंग की भी कमी नहीं रही, और इंजेक्शन रेमडेसिविर भी उपलब्ध हो गए थे। डॉक्टरों को भी नॉलेज हो गया था कि रेमडेसिविर आ गए हैं, होते हैं, इनसे फ़ायदा होता है। तो इससे काफ़ी मरीजों का इलाज हुआ, हज़ारों मरीज अच्छे होके गए हैं। उसके बावजूद भी हज़ारों मरीज मरे भी हैं, जिनकी मृत्यु भी हुई है। कई लोगों की मृत्यु नीमच में भी हुई है, और कई लोगों की बाहर इंदौर उदयपुर में भी हुई है। वो हुई है केवल इसलिए कि उसमें मरीजों की ही गलती रही। उन्होंने समय रहते, थोड़ी सी तकलीफ़ रहते हुए ही डॉक्टरों को नहीं दिखाया, विशेषज्ञ डॉक्टरों को नहीं दिखाया, छोटे मोटे इलाज करते रहे घर में, और जब बीमारी बढ़ गई तब विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास गए तो उनके हाथ से भी बीमारी निकल गई, क्योंकि जब फेफड़े ज़्यादा 20% से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो बीमारी फिर कंट्रोल में नहीं आती है। सभी आवश्यक उपचार देने के बावजूद भी मरीज़ की जान को खतरा रहता है। तो दूसरी लहर में काफ़ी तबाही मची। हालांकि शासन प्रशासन के द्वारा जिला चिकित्सालय में सभी तरह की व्यवस्थाएं रही, हालांकि कम पड़ी। वो व्यवस्थाएं भी इतनी पूरी थी, लेकिन मरीज इतने अधिक होने की वजह से वो व्यवस्थाएं भी कम पड़ने लगी थी। डॉक्टर साहब, हम बात करें जिस तरह के से अभी तीसरी लहर ओमिक्रॉन और वेरिएंट नाम की अभी नई बीमारी जो नया वायरस चालू हुआ, जिसको लेकर हमारे मध्य प्रदेश, अभी राजस्थान में 10 लोग और अभी करीब 336 राजस्थान में पॉजिटिव हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर की बात करें तो आए दिन मरीज वहाँ निकल रहे हैं। ऐसे में किस तरह का खतरा बढ़ सकता है, और अभी प्रशासन की, अभी हमारे भारत के पास इसकी बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, तो आगे किस तरह का बचाव चाहिए लोगों के लिए, और किस तरह का मतलब इस बीमारी से कितना खतरा हो सकता है? देखिए, वैसे तो ये शासन की नीति है। इसमें मेरा ओपिनियन तो ये है कि बाहर से जो भी फ़्लाइटें आ रही है और जो भी लोग आ रहे हैं, उनका आना जाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, अगर देश को सुरक्षित रखना है तो। लेकिन ये शासन की नीति है, अपन इसके बारे में अपना कोई अभिमत नहीं दे सकते और ना ही कुछ कर सकते हैं। तो जो लोग विदेश से आ रहे हैं, काफ़ी मात्रा में देश में विदेश से लोग आ रहे हैं, और वही लोग बीमारी को लेके आ रहे हैं, और उससे देश में तबाही फिर से मच सकती है, फिर से तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि अभी तक वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि ओमिक्रॉन नाम का जो वायरस म्यूटेंट है अभी, वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। उसकी वजह से किसी को सिम्टम्स भी डेवलप नहीं होते हैं। टेस्ट करने से मालूम पड़ता है कि इसको ओमिक्रॉन वायरस की वजह से इन्फेक्शन है। तो ये अच्छी बात है कि ये वायरस ख़तरनाक नहीं है, लेकिन प्रकृति ने इन वायरसों में एक ऐसी कैपेसिटी दे रखी है, ऐसा बहुरूपिया बनने का गुण दे रखा है प्रकृति ने, कि ये कभी भी अपना रूप बदल लेते हैं, कभी भी अपने डीएनए बदल लेते हैं, कभी भी अपने जीन्स बदल लेते हैं। कभी ये बिल्कुल सिंपल हो जाते हैं और कभी ये बहुत खूंखार और बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। तो अपन ये नहीं कह सकते कि ओमिक्रॉन जो अभी सही है, जो अभी लोगों को तबाह नहीं कर रहा, परेशान नहीं कर रहा, उसकी वजह से ना तो बुखार आ रहा, ना हाथ पैर दुख रहे हैं, ना सर्दी खांसी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, या किसी को हो भी रहा है तो बहुत माइल्ड कंडीशन में। ये इसका रूप कब बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। अभी तक कोई वैज्ञानिक ये चैलेंज नहीं कर पाया कि ये ओमिक्रॉन आगे भी जाके सिंपल ही रहेगा, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये कभी भी अपना वेरिएंट रूप बदल के लोगों को परेशान कर सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, और तीसरी लहर भी ख़तरनाक हो सकती है। जिस तरह से अब अभी बात कर रहे हैं आपके ओमिक्रॉन को लेकर, तो प्रशासन अलर्ट हुआ है, 144 धारा नीमच में लगा दी गई है, लेकिन लोग बेपरवाह होकर घूम रहे हैं, मुंह पे मास्क नहीं है, भीड़ लगा के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आगे हमारे नीमच में किस तरह का खतरा बढ़ सकता है? क्या इन बीमारियों की ग्रस्ती से पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत सही मध्य प्रदेश में भी तबाही मच सकती है?
हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी कि प्रशासन ने धारा 144 भी लगा दी। 200 रुपये जो मास्क नहीं लगाता उस पर पेनल्टी भी लगाना शुरू कर दी है, लेकिन हमारी जनता अवेयर नहीं है। अभी तक जनता जागरूक नहीं हो पाई। पहली लहर भी और दूसरी लहर भी जितना आम जनों का नुकसान हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है, दुनिया का नुकसान हुआ है, ये सब आम जनता की अवेयरनेस या जागरूकता नहीं होने की वजह से ही हुआ है। अभी भी अगर जनता जागरूक हो जाए, अभी से ही अगर मास्क लगाना शुरू हो जाए तो, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना रखें, हाथ साबुन से बराबर टाइम से धोएं, तो ये बीमारी फैलने से रुक सकती है। नहीं तो ये बीमारी कभी भी ख़तरनाक मोड़ पे आ सकती है। अभी कल परसों में ही नीमच में करीब 42 विदेश से लोग बाग आए हैं। उनमें से 32 लोग तो नेगेटिव निकले हैं और बाकी लोगों की रिपोर्ट आने वाली है। तो उसमें क्या निकलता है क्या नहीं निकलता अभी कहना मुश्किल है। तो इस तरह से बाहर से आने वालों की वजह से देश में केस बढ़ते जा रहे हैं। बड़े शहरों में जहाँ ज़्यादा क्राउडिंग है, ज़्यादा भीड़ भड़क्का है, लोग बाग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, वहाँ ये बीमारी बढ़ना शुरू हो गई है। और नीमच में भी पूरी संभावना है, अगर लोग बाग शासन का निर्देश नहीं मानते हैं, कोरोना का प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं करते हैं, तो पूरी संभावना है कि नीमच में भी कोरोना फैल सकता है। तो इस बचाव के लिए लोगों की लापरवाही को लेकर किस तरह से आप नीमच की जनता से अपील करना चाहेंगे? मैं नीमच की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैंने भी इतने साल काम किया यहाँ पे, इतने साल से मैं देख रहा हूँ और मेरा अनुभव भी इस संबंध में अच्छा नहीं है कि पब्लिक जागरूक नहीं है। शासन इतना बताता है, इतनी जानकारियाँ देता है, न्यूज़पेपर में देता है, टीवी पे आता है कि जागरूक बने, सतर्क बने और देश को बचाएं, शहर को बचाएं, लेकिन जनता, आम लोग न तो मास्क का उपयोग करते हैं, नहीं हाथ धोते हैं समय पे, ना डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखते हैं। तो मैं इन सब से अपील करता हूँ कि जो शासन के निर्देश आ रहे हैं समय समय पर, कोरोना का जो प्रोटोकॉल बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, उसका अगर पालन करें तो पूरी संभावना है कि नीमच में क्या देश में ही कोरोना नहीं फैलेगा। ये थे हमारे साथ ख्यातनामा डॉक्टर सिविल सर्जन BL बोरीवाल, जिन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन जो है एक बहरूपिया नाम का वायरस है जो कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है। अगर इससे आम नीमच जिले वासियों को बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार समय पे हाथ धोएं, मुंह पे मास्क लगाएं और अपने परिवार और अपने घर के आसपास को साफ़ सफाई पूरी तरह से सुरक्षित रखें। मेरे सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ मुश्ताक अली शाह की स्पेशल